नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रवक्ता की जगह आ चुकी है जीआईसी प्रवक्ता की, और बच्चे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अपने अपने हिसाब से विषयों के अनुसार जो है अध्ययन क्रम या अध्ययन का कार्य आरंभ कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं भी आप लोगों के लिए जीआईसी प्रवक्ता हेतु, विशेष रूप से जीआईसी प्रवक्ता हेतु इतिहास की क्लास शुरू करने चल रहा हूं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलता रहा तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, ये जो क्लास है वैसे तो प्रवक्ता के लिए है, इतिहास विषय के लिए है, इतिहास शुरू किया जा रहा है। लेकिन अगर आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, तो मैं आप लोगों के लिए जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप आधा पढ़कर या थोड़ा सा पढ़कर आप किसी क्लास का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्लास को पूरा लेंगे, और 2-3 क्लास लेने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि प्रवक्ता लेवल के लिए हमें किस तरह से पढ़ना है। विशेष रूप से ये कक्षाएं प्रवक्ता के लिए हैं और इतिहास विषय के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्रवक्ता में ही ये काम आएगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, या रेलवे का कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अधीनस्थ आयोग की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कोई भी एग्जाम जहां पर इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, तो वो सारे समान रूप से आपके लिए जो है उपयोगी होंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब मेरी बातों को समझ रहे हैं। चलिए हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं इतिहास। देखिए, पहली क्लास है, पहले तो हम थोड़ा सा सारी जो बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं कि इतिहास क्या है। एक पहला सवाल जो सबसे पहले हमसे पूछा जाने वाला सवाल है कि इतिहास क्या है। तो दोस्तों, लोग अक्सर पूरा इतिहास पढ़ डालते हैं। प्राचीन इतिहास भी पढ़ डाला, मध्यकालीन भारत भी पढ़ डाला और आधुनिक भारत भी पढ़ डाला। पूरा पढ़ने के बाद भी उनके सामने एक डाउट होता है, उनके सामने एक समस्या ये होती है, जब उनसे पूछो कि भाई इतिहास क्या है, तो वो कहते हैं इस चीज पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। विषय को कभी भी अधूरा मत छोड़िए, उसको पूरा पढ़िए, सविस्तार पढ़िए, मजा आएगा। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ चीजें आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन समय के साथ करते करते, अभ्यास करते करते आप लगातार जो है उस चीज को और ज्यादा सरल करते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, चीजें अपने आप साफ होती जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि इतिहास क्या है। इतिहास की सर्वोत्तम परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि हर वो घटना जो अतीत में बीत चुकी है, यानी बीते हुए समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अतीत में गुजरी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। देखिए, ये परिभाषा जो है बहुत सटीक परिभाषा है। कभी भी आपसे कहता है इतिहास क्या है, तो आप इस परिभाषा को दोहरा सकते हैं। इतिहास का मतलब होता है अतीत में गुजरी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं का कॉम्बिनेशन, उन सारी घटनाओं का संकलन। अब अतीत में तो बहुत कुछ बीत चुका है। अतीत का मतलब बीता हुआ समय। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर खड़ा था, अब मैं इस साइड में खड़ा हूं, तो ये भी तो अतीत हो गया है। हाँ, अतीत हुआ है और अतीत में बीत चुका है, ये घटना हो चुकी है कि मैं उधर था, इधर आ गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण घटना नहीं है। अगर किसी घटना को इतिहास में दर्ज होना है तो उसके लिए घटना का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अतीत में गुजरी हुई जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब जैसे हमने कभी अपना सर खुजाया, तो सर खुजाना ये कोई महत्वपूर्ण घटना थोड़ी ना है। अगर इसे इतिहास में दर्ज होना है तो इसका महत्वपूर्ण होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए पानीपत का पहला युद्ध हुआ, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। बक्सर का युद्ध हुआ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है।
काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड और जो आपका चंपारण सत्याग्रह है, इस तरह की घटनाएं व्यतीत हो चुकी हैं और ये सब एक महत्वपूर्ण घटना है। तो अतीत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं बीत चुकी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं बीत चुकी हैं, उन सारी घटनाओं का जो संकलन है, उन सारी घटनाओं का जो कॉम्बिनेशन है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। आशा कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी अतीत में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं बीत चुकी हैं, उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का जो संकलन है, उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि इतिहास के भाग कितने हैं। अगर कभी भी आपसे कहता है कि हम इतिहास को मोटे तौर पर कितने भागों में बांट सकते हैं, भाई सबसे पहले तो ये परिभाषा हो गई कि इतिहास क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि इतिहास को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोटे तौर पर इतिहास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। इनमें से जो पहला भाग है जिसे हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा है जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है जिसे हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यहां पर जिसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडुअल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब एक सवाल यहां पर और पूछ लेता है कि प्राचीन इतिहास के कितने भाग हैं। तो दोस्तों इसके भी 3 भाग हैं। प्राचीन इतिहास में भी 3 भाग हैं। इनमें जो पहला है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा पहला? प्रागैतिहासिक। दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक और जो तीसरा भाग है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक। अब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ में आया? आपको कुछ समझ में आया? आप सब कमेंट में बताइएगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो, निसंकोच होकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि उस कमेंट का उत्तर आपको दिया जाए। मैंने ये कहा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग है जिसे कहते हैं आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास के भी 3 भाग हैं, जिसमें पहला पार्ट जिसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है, दूसरा भाग जिसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है और तीसरा भाग जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक। एक प्रश्न और बनता है कि प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के मोटे तौर पर 3 भाग हैं। इसके भी 3 भाग हैं। इनमें पहला है जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है, दूसरा है जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है और तीसरा है जिसे नव पाषाण काल कहा जाता है। अब इसको आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां आप कॉपी बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, वहां पर इसको आप एक बार दर्ज कर दीजिएगा या उसको इसी तरह से बना लीजिएगा। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास के 3 भाग प्रागैतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। इसके बाद चौथा अगर कहा जाए कि प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग हैं, तो उसके भी 3 भाग हैं। इनमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इतिहास क्या होता है? अतीत में गुजरी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस चीज को हम समझते हैं सबसे पहले कि ये सब है क्या, ये कैसे, कहां से इसकी शुरुआत होती है। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ब्रह्मांड की संरचना हुई। पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना है, ये पूरा का पूरा जो संसार आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड की संरचना को बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसे कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, हम इसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है बिग बैंग। बिग बैंग ये जो थ्योरी है, ये एक पादरी थे, पादरी आप कह सकते हो, जो चर्च में पूजा पाठ आदि का कार्य करते हैं, ईसा मसीह के उपदेशों को बताते हैं।
लोगों तक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी जो ईसाई धर्म गुरु होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। अब एक पादरी है जिनका नाम है ए बी जॉर्ज लेमतेरे। क्या नाम है उनका? ए बी जॉर्ज लेमतेरे। लेमतेरे, ये जो ए बी जॉर्ज लेमतेरे हैं, इन्होंने बिग बैंग नाम का एक सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि जब कोई भी ग्रह नहीं था, न तो बुध था, न पृथ्वी थी, न शुक्र था, न मंगल था, कुछ भी नहीं था, उस समय पूरे ब्रह्मांड में मतलब पूरी सृष्टि में एक सिंगुलरिटी था। अब सवाल है कि सिंगुलरिटी क्या होता है? सिंगुलरिटी का मतलब एक तरह का बिंदु था। ये एक बिंदु आप देख रहे हो काला काला, ठीक, एक तो बिंदु बना हुआ है ना, बिंदु मतलब एक चिन्ह बना हुआ है। ब्रह्मांड में एक सिंगुलरिटी था। अब ये सिंगुलरिटी कहां से आया, कैसे आया, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, कारण क्या है कि उस समय न तो आपके नकड़ दादा सुकड़ दादा थे, न हमारे जो है बाप दादा नकड़ दादा सुकड़ दादा थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि काफी एक जगह पर जाकर सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। जैसे अभी तत्काल में अगर पूछा जाए, कोई छोटा सा मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी दो साइकिल वाले आपस में लड़ गए, तो जब आप पूछेंगे तो कुछ लोग कहेंगे इस आदमी की गलती है, कुछ कहेंगे उस आदमी की गलती है, कोई कहेगा कि ये सड़क पे पार कर रहा था, ये रॉन्ग साइड से आ रहा था। ठीक है, एग्जैक्ट क्या हुआ इसकी जानकारी आज के समय में नहीं हो सकती है। तो ये सब तो उस समय की बात है जब सृष्टि की रचना हुई थी, जब पृथ्वी बनी थी, सूर्य बना था, ये सब तो उस समय की बात है। इसके सटीक प्रमाण कहां से मिलेंगे? तो ये एक थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी, जो ए बी जॉर्ज लेमतेरे ने दिया, जो कि बेल्जियम के पादरी हैं। कहां पे हैं? बेल्जियम, स्थान याद रखिएगा, बेल्जियम के पादरी हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि ब्रह्मांड में एक सिंगुलरिटी था, एक बिंदु था जिसका घनत्व धीरे धीरे करके कम होता गया और अचानक से इसमें विस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसी विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। यह माना जाता है कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है उस एक बड़े विस्फोट के कारण अस्तित्व में आता है। इसी विस्फोट से सारे के सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। जितने भी आपके ग्रह उपग्रह, ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, इनका जो उत्पत्ति हुई है वो उसी एक विस्फोट के कारण हुई है। इसे ही महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, सबसे पहले चूंकि हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं, तो हम बात करेंगे पृथ्वी पर। जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी जैसे आज आप देख रहे हो, पृथ्वी हमेशा ऐसे ही नहीं थी। माना जाता है कि जब धमाका हुआ तो ये पृथ्वी बिल्कुल आग के गोले के समान थी। कैसे थी? आग के गोले के समान। ठीक है, आप वैसे भी देखे होंगे कि जब कोई अंगारा देखिए तो एकदम धधकता रहता है, लाल लाल जो है उसका कलर जो है एकदम लाल लाल रहता है ना। तो इसी तरह से ये जो पृथ्वी है ये हजारों लाखों साल तक गर्म थी और उसके बाद धीरे धीरे करके ये ठंडी हुई। जब ये ठंडी होती है तो इससे कई तरह की गैसें निकलती हैं। ये गैसें ऊपर जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं। जब बादल बनते हैं तो ये बादल ऊपर से क्या करते हैं? बरसात करते हैं। और इस चीज को याद रखिएगा कि ये माना जाता है कि हर एक स्टेप एक साथ हो, मतलब नहीं हुआ है कि इकट्ठा ही बारिश भी हो गई, तुरंत ही जो है सारा बादल भी बन गया, तुरंत गैस या रासायनिक क्रियाएं भी हो गई, एक साथ नहीं हुआ है। ये सारी घटनाएं, एक घटना से दूसरी घटना को घटने में हजारों लाखों लाख साल का समय लग गया। इसी को कहा जाता है विकासवाद का सिद्धांत, वो अभी बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो है जब विस्फोट हुआ तो पहले पृथ्वी आग के गोले के समान थी, जो कि धधक रही थी, पूरी तरीके से जल रही थी, अंगारे की तरह थी। और धीरे धीरे करके ये जब ठंडी होने लगी तो ठंडी होने के बाद इसमें क्या हुआ? विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं इससे वो निकलने लगी। और जब ये गैसें निकलती हैं तो ऊपर आसमान में जाती हैं और बादल बनाती हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के या प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बारिश होती है। अब जब बारिश होती है पृथ्वी पर तो ये बारिश भी ऐसी नहीं है कि एक 5 मिनट हो गई या आधा घंटा हो गई या 1 घंटा हो गई। कहा जाता है कि ये बारिश हजारों साल तक लगातार होती रही। आप सोचिए, जब 10 मिनट पानी गिर जाता है तो हर जगह क्या होता है? जल भराव हो जाता है, हर जगह पानी भर जाता है। लेकिन जब हजारों साल तक लगातार बारिश हो तो क्या होगा? तब फिर पृथ्वी का जो ज्यादातर हिस्सा है, जहां भी गड्ढा सड्ढा कुछ भी था, यानी जो भी जगहें थी, वो सब क्या हुई? पूरी पानी से
भर गई और इसी से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। यानी इसी तरह से हमारे यहाँ क्या बने, महासागरों का निर्माण हुआ। इस लाइन को आप इस चीज को समझते चलिएगा कि कैसे विकास का क्रम बढ़ा। ठीक है, महासागरों का निर्माण हुआ। अब ये महासागर आपसे सवाल पूछता है, कई बार पूछता है कि दुनिया में, ये आपके सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, जो 30 क्वेश्चन आएगा वहां पर ये उपयोगी है, पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गहरा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा गहरा है। दोस्तों ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, चोटी का मतलब ये आप समझ लीजिए, ये है मान लीजिए हिमालय पर्वत की एक चोटी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, अगर एवरेस्ट को उठाकर इसमें डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा जो एवरेस्ट है वो इसी में समा जाएगा। आप समझ रहे हैं, यानी इतना ज्यादा ऊंचा है माउंट एवरेस्ट जो है, इतना ऊंचा है। 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। और इतना ऊंचा जो है चोटी, और इसको अगर उठाकर इस महासागर के अंदर डाल दिया तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी चोटी का पता नहीं चलेगा कहां गई है। बात समझ रहे ना। और ये भी याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। सवाल ये भी पूछता है कि जो सागर माथा है इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो याद रखिएगा सागर माथा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। कभी भी आपसे कहता है कि पर्वतों की इसको क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। इतना ज्यादा ऊंचा है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे यहां पर चढ़ना है तो उसको कम से कम 3 हफ्ते तक रोका जाता है। पहले नीचे, मतलब चोटी ऊपर है और नीचे ही रोका जाएगा। ठीक है, और रोकने का कारण क्या है कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, वहां के जो एटमॉस्फेयर है उससे जो है टैली कर जाए, यानी आप धीरे धीरे उस माहौल में रहने के आदी हो जाए। और जब कोई व्यक्ति चढ़ने का प्रयत्न करता है तो वहां पहाड़ों पर चढ़ते समय सोना पड़ता है। तो मान लीजिए अब रात हो गई है, आपको सोना है, तो ऐसे नहीं कि आप कहीं भी सो गए, नहीं, इतना ज्यादा जो है वहां पर बर्फ होती है कि स्लीपिंग बैग होते हैं, उन बैग के अंदर सोया जाता है, ताकि अब पता नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है कि आप यहाँ पर सो रहे हैं और हो सकता है कि आपके ऊपर 4 मंजिला बर्फ आके जो है वो इकट्ठा बर्फ का पूरा पहाड़ ही गिर जाए, आप बीच में दबे रह जाएं। तो जान बची रहे इसलिए स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहां पर हवाएं जो होती हैं वो 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। एवरेस्ट में जान रहे हैं लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब तूफान आते हैं, रेतीले वो बर्फीले तूफान आते हैं तो 300-350 किलोमीटर तक हवा चलती है। आप सोचिए कि जब 80 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक से हम लोगों की जो आंखें हैं वो काम नहीं करती हैं। आप सोचिए जब 300-350 किलोमीटर हो, वो भी तब जब आप लगभग जो है मान लीजिए कि 500 मीटर की ऊंचाई पे हैं, 700 मीटर की ऊंचाई पर हैं, तो उस समय क्या स्थितियां होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाते हैं। जैसे भारत की बछेंद्री पाल सबसे पहले चढ़ने वाली महिला थी, संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, चलिए वो सब एक अलग का मैटर है। हम लोग फिलहाल यहां पर बात कर रहे हैं महासागरों की बात। तो मैंने ये बताया कि दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है उसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। और प्रशांत महासागर में जैसे अब ये महासागर है, ये देखिए ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा आपको दिख रहा है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये प्रशांत महासागर है। तो इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, एक गड्ढा ये है, ये है, ये है, इस तरह से काफी सारे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अभी तक जो सबसे गहरा गड्ढा, गर्त कहते हैं उसी को, चाहे गड्ढा कहते हैं, चाहे उसको मतलब ट्रेंच भी कहा जाता है। तो ट्रेंच हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। सबसे गहरा गर्त जो अब तक खोजा गया है वो मैरियाना है। सबसे ज्यादा गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना। इसको मैरियाना को ही चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो चैलेंजर गर्त। तो मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त ये सबसे गहरा गड्ढा है प्रशांत महासागर का जो खोजा गया है। आप सोचिए कि आज हम लोग पृथ्वी से जो है आकाश पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन मैं इंसान की वास्तविकता बता रहा हूं कि इतने सारे शोधों के बाद भी आज भी हम अपने महासागर का केवल 5% भाग ही समझ पाए हैं।
यानी 95% ऐसा है जिसके बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। यानी इतना बड़ा है हमारा जो है कह सकते हैं महासागर, और खाली प्रशांत महासागर। वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका कहना है कि प्रशांत महासागर में ये जो मैरियाना है ये तो बच्चा है, इससे भी कहीं ज्यादा गहरे गहरे गर्त हैं। समस्या ये है कि जब आप पानी के भीतर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद भी थोड़ी दूर तक जाने के बाद आप अगर जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है वो विस्फोट कर जाएगा, दब जाएगा फेफड़ा। इतना ज्यादा दबाव होता है पानी का, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आप पर पानी का इतना ज्यादा भार होता जाएगा कि जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे। तो आशा कर रहे हैं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो आग के गोले के समान थी। फिर उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार की रासायनिक गैसें निकलती हैं जिनसे बादलों का निर्माण होता है। जब बादलों का निर्माण होता है फिर उसके बाद बरसात होती है, और लगातार हजारों साल तक, हजारों वर्षों तक क्या होता है कि बारिश होती रहती है। और उसका परिणाम यह होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है, जब महासागरों का निर्माण हो जाता है तो इसी के किनारे क्या होता है, सबसे पहले एक कोशिका का जन्म होता है या एक कोशिकीय जीवों का जन्म होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि एक कोशिका वाले जीवों में या पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव कौन सा था, सबसे पहला जीव कौन सा था जो पृथ्वी पर आया था, तो एक सेल बनी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका या अमीबा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन सा है, अमीबा। इसके बाद एक कोशिकीय जीवों के बाद बहुत सारी कोशिका वाले यानी बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरे क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारी कोशिका वाले जीव जो है वो बनते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के बाद क्या होता है, सरीसृप वर्ग के जीव बनते हैं। सबसे पहले कौन बना, अमीबा यानी एक कोशिका वाले, फिर उसके बाद बहुकोशिकीय, फिर उसके बाद सरीसृप वर्ग के जीव यानी पूंछ वाले जानवर। जैसे आपने देखा होगा कि पूंछ वाले जानवरों में जैसे आप कह सकते हो सांप हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, ये सब क्या है, पूंछ वाले जानवर हैं। अब देखिए सरीसृप वर्गों के जीवों का उद्भव हो गया, और इसके बाद क्या होता है, सरीसृप वर्ग के जीवों से ही आगे चलकर फिर थोड़ा सा और विकास का क्रम आगे बढ़ता है और बंदरों ने जन्म लिया। अब इन बंदरों ने अपने अंदर एक सुधार करना शुरू किया। कुछ बंदर ऐसे थे जो अपने को सीधा खड़े करने का प्रयास करते हैं, लाखों साल लगता है उनको सीधा खड़े होने में। जब वो सीधा खड़े हो जाते हैं तो एक लाभ क्या होता है कि अब वो ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, यानी नजर जो है वो ज्यादा दूर तक जा सकती है, और कोई भी उनका आसानी से शिकार नहीं कर सकता। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि बंदरों का जन्म होता है। इन बंदरों ने क्या किया, अपनी पूंछ का इस्तेमाल कम कर दिया। कुछ बंदरों ने पूंछ का इस्तेमाल कम कर दिया। अब यहीं पर एक सिद्धांत चलता है जिसको लैमार्कवाद कहा जाता है। लैमार्कवाद, लैमार्क कहता है कि अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव अपने किसी भी ऑर्गन का, अपने किसी भी अंग का अगर ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो आने वाली पीढ़ियों में वो अंग ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा उसका विकास होगा। लेकिन अगर कोई इंसान अपने शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल करना बंद कर दे या कम कर दे तो आने वाली जनरेशन में 10, 20, 50, 150 पीढ़ियों के बाद वो अंग क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों में वो अंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जिराफ को। जिराफ जो है वो हमेशा अच्छी पत्तियां, हरी पत्तियां खाने के चक्कर में हमेशा गर्दन ऊपर रखता है, और इसी वजह से दुनिया की सबसे लंबी गर्दन जो है वो जिराफ की है, क्योंकि उसके जो पूर्वज थे वो हमेशा गर्दन को ऊपर किए थे, लगातार गर्दन का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस अंग का विकास हुआ, और आज दुनिया की सबसे लंबी जो गर्दन मानी जाती है वो जिराफ की मानी जाती है। ये सारे फैक्ट आपके सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है उसमें आपके काम के हैं, इसलिए इसको पूरा पढ़िएगा। ये ना सोचिएगा कि ये चीज जो है इतिहास में ये कहां से ज्योग्राफी का या फिर जो है आरंभिक मानव इतिहास का जो है वर्णन कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब यहां पर जो लैमार्क है, लैमार्क ने ये बातें कह दी। लैमार्क ने कहा कि आप किसी भी अंग का इस्तेमाल करो। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझे मुक्का मारना है इस व्हाइट बोर्ड पर तो मैं ज्यादातर अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करूंगा। आप महसूस करिए कि दिन भर में आप सारा दिन जो भी काम आपको करना होता है आप हमेशा अपने दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, बाएं हाथ का इस्तेमाल बहुत ही कम कामों में किया जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे कि बाएं हाथ का इस्तेमाल कुछ खास काम में, जैसे सुबह लोटा लेकर खेतों में जाना
तो अब ये काम जो करता है इंसान वो क्या करता है, बाएं हाथ से करता है, बाकी सारे काम आप क्या करते हैं, दाएं हाथ से। तो इसी को लैमार्कवाद कहा जाता है, या इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। कभी कभी वो लैमार्कवाद पूछ लेता है, लैमार्क का सिद्धांत, और कभी कभी वो लिख देता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो हो जाएगा लैमार्क में। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कुछ बंदरों ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल कम कर दिया या बंद कर दिया। जब पूंछ का इस्तेमाल बंद कर दिया तो पूंछ धीरे धीरे छोटी होती गई, कमजोर होती गई। आने वाली 50 पीढ़ियों में कुछ कमजोर हुई, फिर 100 पीढ़ियों में कुछ और कमजोर हुई, और धीरे धीरे करके पूंछ जो है वो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। और इसी से किसका जन्म हुआ, चिंपैंजी का। किसका जन्म हो जाता है दोस्तों, चिंपैंजी का। मनुष्य का निकटतम कपि जो कहा जाता है वो चिंपैंजी को कहा जाता है। आशा कर रहे हैं कि यहां तक की जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई इतिहास में, वो आपका कहीं पर भी उसमें कुछ सोचना नहीं है, बढ़िया से तैयार है। दोस्तों ऑनलाइन पेड बैच चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के तो वो ले सकते हैं। बाकी इतिहास विषय की वीडियो आपको मिलती रहेगी, लेकिन शर्त बस इतनी है आपसे कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों में पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही है, तो अपने हर दोस्त को जो तैयारी कर रहा है वहां पर भेजिए कि इतिहास विषय सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इसको आप लोग जो है आप इसको सरल भाषा में पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वीडियो को देखकर और सिर्फ आप जो है इस वीडियो के माध्यम से ही अगर आप इसको देख लेंगे तो पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। कैसे मनुष्य का अस्तित्व हुआ, कैसे सभ्यता बनी, कैसे जो है किस तरह से विकास क्रम आगे बढ़ा, आगे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बस एक शर्त है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है आपसे कि वीडियो को अपने हर मित्र को भेजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी के दूसरे पार्ट में साथियों। तब तक के लिए लेते हैं विदाई। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।